हेलो एवरीवन। आज हम एससी मल्होत्रा के बुक से टैक्सेशन पढ़ेंगे और आज हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा। चैप्टर है हमारा सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। आइए देखते हैं हमारे बुक का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर सीताराम वॉज एन एम्प्लॉई इन अ कंपनी। मिस्टर सीताराम किसी कंपनी में एक एम्प्लॉई है विच इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। यहाँ पे जब आप ग्रेचुइटी कैलकुलेट करोगे तो कहता है कि वो ग्रेचुइटी कवर्ड एक्ट में नहीं आते हैं। दैट मींस ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड एक्ट है, ध्यान रखोगे। The following particulars are available regarding his income for the year ending 31st March 2020। तो इनके इनकम का जो कुछ डिटेल है ना, वो इनकम का डिटेल यहां आप नीचे देख रहे हो कि कौन कौन से डिटेल्स इनकम से रिलेटेड दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सैलरी एट द रेट 47,000 पर मंथ। सैलरी 47,000 पर मंथ का है। डियरनेस अलावेंस 3,000 पर मंथ, यानी जितने महीने की सैलरी होगी उतने ही महीने का डीए भी यहां हो रहा है। और डीए जो लिखा हुआ ना अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप कह सकते हो इन पार्ट ऑफ सैलरी है ना। यानी डीए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट है और इन पार्ट ऑफ सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी इन पार्ट ऑफ सैलरी है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि क्वेश्चन को सुनते जाइए और क्वेश्चन को अपने माइंड में एडजस्ट करते जाइए कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है देखना। थर्ड नंबर कहता है ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 जनवरी 2020। ध्यान देना कि 1 जनवरी 2020 को ये जो है ना वो रिटायर हो जाते हैं। तो जरा सोचो कि जनवरी में अगर वो रिटायर हो गए तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने उन्हें पेंशन मिला होगा। और पूरे साल में अगर 3 महीने वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उन्हें 9 मंथ का सैलरी जरूर मिला होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो 47,000 की सैलरी आप देख रहे हो, ध्यान रखना कि ये 47,000 की सैलरी इन्हें कितने महीने मिलेगी, तो 9 मंथ। ऑब्वियसली डीए जो आप देख रहे हो 3,000 पर मंथ, तो ये डीए भी इन्हें क्या होगा, 9 मंथ का ही इनको डीए मिलेगा। क्यों समझ रहे हो बात ना? क्यों? क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 को रिटायर हो चुके। तो जनवरी में 1 को रिटायर हो गए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना पेंशन, तो साल में होता है 12 महीने। तो 12 में 3 महीने अगर पेंशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली 9 मंथ का सैलरी मिला होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि अप्रैल से, है ना, अप्रैल से दिसंबर तक ये जॉब में होंगे और जैसे ही दिसंबर आया आखिरी सैलरी उन्होंने ली और जनवरी में रिटायर हो गए। तो अप्रैल से दिसंबर सैलरी और जनवरी से मार्च इनको क्या मिल जाएगा, पेंशन। तो सैलरी हो गया 47 इंटू 9, पेंशन हो गया 3,000 इंटू 9। अब चलो जी ये फाइनली अब ये जनवरी में रिटायर हो गए, पेंशन उनसे नहीं लगे। अब कहता है कि कितने साल बाद सर्विस दिया, तो 32 इयर्स इन्होंने कंप्लीट जो किया है अपनी सर्विस, यानी 32 साल जॉब करने के बाद फाइनली वो इस डेट में जो है वो रिटायर हो गए। और रिसीव करता है, इन्होंने पेंशन रिसीव कर रहा है 25,000। तो आपने बोला ना भाई कि 9 मंथ का सैलरी है तो पेंशन कितने महीने का होगा, तो 3 मंथ का पेंशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर ईयर में। और कहता है ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है 8,20,000। देखो ये ग्रेचुइटी रिसीव हो रहा है, लेकिन इस ग्रेचुइटी में कितना पैसा टैक्सेबल होगा भाई, ये तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तब तो निकाल पाओगे आप। फिर कहता है ही ऑल्सो रिसीव ₹4 लाख फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फ्रॉम विच ही वॉज अ मेंबर and compute the taxable income under the head of salary of Mr. Sitaram for the assessment year 2021, assuming that the salary and pension is due on the last day of the month। यानी कुल मिलाकर आपको इस पूरे क्वेश्चंस में कुछ कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कुछ कुछ चीजें आप याद रखोगे कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है।
देखो सबसे फर्स्ट याद रखोगे सैलरी 47,000 का 9 मंथ होगा। आइए जरा इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में आपको यहां क्या कहा गया, इसका सॉल्यूशन कैसे कर रखा है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सैलरी कितने महीने की होगी, तो सैलरी 47,000 इंटू कितने महीने की, तो 9 मंथ की सैलरी होगी। तो 47,000 इंटू 9 मंथ दैट मीन्स 4,23,000। डीए जितने महीने की सैलरी उतने महीने की डीए, तो 3,000 पर मंथ इंटू 9 तो 27,000। पेंशन मिलेगा 9 मंथ इन्होंने सैलरी लिया तो ऑब्वियसली इन्हें पेंशन कितने महीने की होगी, तो 3 मंथ का पेंशन इन्हें मिलेगा, तो 25,000 पर मंथ इंटू 3 75,000 का इनको पेंशन मिल रहा है। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि ग्रेचुइटी पहले आपको कैलकुलेट करना होगा और पेंशन सॉरी ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको पहले एक कैलकुलेट करना होगा। तो आइए हम आते हैं सीधे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रेचुइटी रिसीव तो हमें 8,20,000 हुआ, लेकिन सारा ग्रेचुइटी अगर आप रिसीव कर रहे हो तो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल थोड़ी होता है। टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे ना आप ग्रेचुइटी की, कितना टैक्सेबल कितना होगा, 8,20,000 रुपीज आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया, लेकिन वो टैक्सेबल कितना होगा पहले कैलकुलेट करोगे। सेम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से हमने 4 लाख रुपया 4 लाख रुपीज रिसीव तो किया, लेकिन वो टैक्सेबल कितना होगा पहले ये तो निकालोगे ना। और जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा आप लाइबल तो उतने के लिए होगे ना कि टैक्स पेमेंट करोगे। ऐसा थोड़ी कि पेंशन से जो पैसा मिला पूरा ही टैक्सेबल हो गया, ग्रेचुइटी से जो पैसा मिला पूरा ही टैक्सेबल हो गया, और प्रोविडेंट फंड का जितना पैसा मिला सारे पे आप टैक्स पे कर दो, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आप पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि ग्रेचुइटी और जो आपका पेंशन है सॉरी ये आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी की ग्रेचुइटी का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे। देखो जैसा कि हम सबको पता है ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए एक रूल होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड। दैट मींस कि इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा वही हमारे लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी होगा। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी निकालने के लिए सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, ये रूल है ना। तो एक्चुअल ग्रेचुइटी कितनी रिसीव हुई, 8,25,000 एज पर क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम एग्जेम्पशन होता है आपका ग्रेचुइटी में 20 लाख रुपीस, 20 लाख का मैक्सिमम एग्जेम्पशन आता है। और थर्ड हम करते हैं हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। अब यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो सैलरी को हाफ कर देना और इनटू एवरी कंप्लीटेड ईयर, यानी जितने भी ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर रखे हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे। और यहां ध्यान रखना है कि ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड एक्ट है। तो नॉट कवर्ड एक्ट में हम ये पढ़ चुके थे रूल्स में कि जब तक कंप्लीट ईयर नहीं हो जाता तब तक आप उसे कंसिडर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल 11 ईयर 4 मंथ इज इक्वल टू 11 मंथ ट्रीट करोगे। 11 ईयर 6 मंथ ऑफ सर्विस अगर हो चुका तब भी आप उसको 11 मंथ ट्रीट करोगे। और 11 ईयर्स और 11 मंथ भी अगर हो गया ना, 11 साल 11 महीने भी अगर हो गए ना, तो आप उसे 11 साल ही ट्रीट करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई टिपिकल काम है नहीं, उलझाया नहीं क्वेश्चन ने। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल दिया कि एम्प्लॉय ने रिटायर कितने साल के बाद किया, तो 32 साल के बाद रिटायर कर लिया। एग्जैक्टली 32 इयर्स ऑफ सर्विस उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो अगर ये 32 साल 2 महीना, 32 साल 6 महीना, 32 साल 11 महीना कुछ भी होता तो हम उसे 32 साल ही ट्रीट करते। इसका मतलब ये एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ ईयर का मतलब कितना हो जाएगा, 32। अब 32 तो हो गया, हाफ मंथ हो ही गया। अब सैलरी का मतलब हमने पढ़ा था बेसिक सैलरी प्लस डीए, और अगर इन पार्ट ऑफ सैलरी कहा जाता है तो डीए लोगे, अदरवाइज नहीं लेना है। प्लस इसके साथ हम इसके साथ कमीशन भी जोड़ते थे एट फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल। तो देखो कमीशन तो इस क्वेश्चन में है नहीं, डीए इन पार्ट ऑफ सैलरी है,
और बेसिक सैलरी तो होता ही है। तो देखो बेसिक सैलरी हमने लिया 47,000, डीए इन पार्ट ऑफ सैलरी है तो इन पार्ट ऑफ सैलरी, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ सैलरी यानी 50,000, उसका हाफ इनटू एवरी कंप्लीटेड ईयर यानी 32। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना, 8 लाख रुपीस आ गया। अब हमको पता है विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड, तो तीनों में से सबसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सा होगा, 8 लाख। सबसे कम का अमाउंट वैल्यू कौन सा है, 8 लाख, तो ये पैसा आप एग्जेम्प्ट कर दोगे। तो इसका मतलब है कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कितना आएगा, तो एग्जेम्प्ट ग्रेचुइटी विच वाज लेस रुपीज 8 लाख, तो टैक्सेबल ग्रेचुइटी हो गया, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव आपने 8,20,000 किया था, उसमें से एग्जेम्पशन वाला पैसा माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा यही पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी हो जाएगा। और इसी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी 20,000 रुपीज को हमें हमारी बेसिक सैलरी के साथ क्या करना है, फाइनली ऐड कर देना है। ये तो हो गया हमारा ग्रेचुइटी का पोर्शन। अब इसी ग्रेचुइटी के बाद आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी कितना टैक्सेबल होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा टैक्सेबल होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम इस चैप्टर से पहले के चैप्टर पढ़ते थे, है ना, बिफोर रिटायरमेंट, सैलरी बिफोर रिटायरमेंट, उस टाइम पे आपको याद होगा कि रूल्स क्या था उस टाइम पे। तो एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया था और एम्प्लॉइज ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, यानी आपके मालिक ने जो पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था, वो पैसा उस टाइम पर कंट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या होता था, टैक्स फ्री होता था। और जो पैसा आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपने यानी एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया था, उस टाइम पे वो पैसा क्या होता था, टैक्सेबल होता था। यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता था और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता था, टैक्स फ्री होता था। अब आप आ गए रिटायरमेंट चैप्टर में, सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी उस टाइम पर जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे, पैसा जोड़ रहे थे, उस टाइम पे ये रूल था। अब जब आप आज रिटायर हो चुके हो तो ऑब्वियसली उसी रूल को उल्टा करोगे आप। यानी जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस टाइम ये टैक्सेबल था, तो आज के टाइम पे ये क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। और उस वक्त जब आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था उस टाइम पे ये टैक्स फ्री था, तो आज ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कंट्रीब्यूशन में फ्री तो आज टैक्सेबल, और कंट्रीब्यूशन में टैक्सेबल तो आज क्या हो गया, वो फ्री। दैट मीन्स आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा रिसीव आप कर रहे हो कितना, तो पूरा का पूरा 4 लाख। अब 4 लाख में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है मालूम तो नहीं है हमें ना, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 50% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का होगा और 50% कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एम्प्लॉयर का होगा, कहीं ना कहीं आधा आधा कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली एक का पैसा टैक्सेबल, एक का पैसा क्या है, टैक्स फ्री। तो टोटल 4 लाख रुपीस का अगर आप हाफ कर लोगे, दैट मीन्स 2 लाख रुपीस आपका टैक्सेबल होगा और यही 2 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो 2 लाख टैक्सेबल तो 2 लाख टैक्स फ्री। दैट मीन्स टैक्सेबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, है ना, टैक्सेबल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपका कितना होगा, तो हाफ, एक का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसी 2 लाख रुपए को आप उठाकर हमारे टैक्सेबल इनकम के फॉर्मेट के साथ क्या करोगे, अटैच कर दोगे। तो आपको याद होगा हमने अभी ग्रेचुइटी निकाला था 20,000 और ये आपका लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000। दैट मीन्स कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितने हो गए, तो 7,45,000 का ये मेरा ग्रॉस सैलरी निकल गया। और इसी ग्रॉस सैलरी में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हम सबको माइनस करना ही है, जो हर एक एम्प्लॉइज को मिलता ही है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे आप 50,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर होगा 6,95,000। ये हो गया हमारा नेट टैक्सेबल सैलरी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हम कंप्लीट चैप्टर लेकर आने वाले हैं, पूरा बुक लेकर आने वाले हैं आपके सामने। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इनकम टैक्स पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो इनकम टैक्स में एससी मेहरोत्रा के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम उन सब पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये कंप्लीट वीडियो पूरे कंप्लीट पैकेज के लिए होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इनकम टैक्स पढ़ने में अगर उन्हें भी परेशानी आ रही है, उन्हें भी कोई दिक्कत हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इनकम टैक्स पढ़ने में तो एटलीस्ट आपको कोई परेशानी होने ही नहीं दूंगा। तो बने रहिए कंप्लीट मेरे चैनल के साथ और बेस्ट एग्जाम जाए इस विशेष के साथ आप अपने दोस्तों को बीच मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो किन्हीं को तो आप 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि क्वेश्चंस बनाने में कोई परेशानी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने में कोई परेशानी ना हो। ओके, बाय बाय।